दोस्तों, अब तक आपने सुना कि सुधीर कोहली को ही नवलखा हार तलाशने की जिम्मेदारी मिली। उसके बाद अभी वो अब्बा में ही था कि उसकी मुलाकात सोनाली से हो गई और सोनाली के साथ एक अच्छी उसकी नोकझोंक हुई। अब उसके बाद उसके दोस्त जो कि पुलिस में थे, उसने उसे फ़ोन किया। सुधीर कोहली की उससे बात हो रही थी। तो कहानी का पार्ट नंबर 10 आज हम आपके सामने रखेंगे। घातक सीरीज का ये, और अब इसे स्टार्ट करते हैं। 3, 2, 1। उसकी वजह है, क्या वजह है? चौतरफा वाला डॉक्टर रोहतक के मेडिकल कॉलेज से आता है। वह बुलवाने पर आया नहीं, उल्टे कहलवा दिया कि लाश को रोहतक भेजा जाए। फिर हुक्म की तामील के लिए गाड़ी का इंतजाम न हो सका। अब कल सुबह लाश रोहतक जाएगी और तभी हाथ के हाथ वहाँ उसका पोस्टमार्टम होगा। आई सी, तुम क्यों याद कर रहे थे मुझे? इसी सिलसिले में याद कर रहा था। कुछ चाहता था मैं तुमसे। क्या? मेरा खुद इंस्पेक्टर हेतराम के पास फटना तो अब मेरे लिए बैल मुझे मार वाली जैसी बात होगी। अब मुझे ये गुड न्यूज़ मिल ही गई है कि हेतराम तुम्हारा वाकिफकार है और उस केस की बाबत तुमसे बात कर भी चुका है। तो एक मेहरबानी करो मेरे ऊपर। क्या मेहरबानी करूँगा? कल पोस्टमार्टम के हो जाने के बाद उसकी जानकारी मुझे भी दिलवाओ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट की भी और बैलिस्टिक्स रिपोर्ट की भी, और मौके वारदात के करीब मिली रिवाल्वर जो कि आलाए कत्ल मानी जा रही है कि क्या शिनाख्त हुई। ऐसी ही कोई और बरामदगी जो कि जिक्र के काबिल हो। मकतूला के बैकग्राउंड, जैसे वो कब से वहाँ रहती थी और किन लोगों से उसका मिलना जुलना था। और फिलहाल बस कल फ़ोन करना। किस वक्त? दोपहर बाद किसी भी वक्त। ठीक है, शुक्रिया। एक बात और, क्या हेतराम को कम करके ना आको, पुराना घिसा हुआ पुलिसिया है, तफ्तीश के सब पैंतरे जानता है। अच्छा, क्या मतलब? तुम्हारे नेहरू पैलेस वाले दफ्तर की तलाशी वो करवा भी चुका है। क्या इतनी धांधली? ताला खोल लिया? ताला नहीं खोल लिया, कल शाम तुम्हारी सेक्रेटरी की मौजूदगी में तुम्हारे ऑफिस को टटोला गया था। उसने ताला तोड़कर तलाशी करवानी होती तो अब तक तुम्हारे घर को भी छाना जा चुका होता। हाथ क्या आया? पता नहीं। पता करो यार, क्योंकि उनका एक लाइन कट गई। मुंह बिसोरते हुए मैंने रिसीवर को कॉरिडोर पर पटका और एक कुर्सी पर ढेर हो गया। मेरे ऑफिस की तलाशी अगर रजनी की मौजूदगी में हुई थी तो इसका मतलब था कि जैसे हेतराम के आदमियों की एक टीम मेरी वापसी का इंतजार करती यहाँ तैनात थी, वैसे ही दूसरी टीम अब तक नेहरू पैलेस पहुँच चुकी थी, लेकिन मौजूदा केस से ताल्लुक़ रखती कोई चीज़ तो मेरे ऑफिस में नहीं थी। तो फिर आधी रात होने को थी। उस बाबत में रजनी से भी तो फौरन कोई सवाल नहीं कर सकता था। तो मैंने अपने ऑफिस का चक्कर लगाकर आने का फैसला किया। नेहरू पैलेस वहाँ से ज़्यादा दूर नहीं था। मुश्किल से 5 मिनट में सुनसान सड़कों पर अपनी कार दौड़ाता मैं वहाँ पहुँच गया। सारी बत्तियाँ जलाकर मैंने अपने ऑफिस के दोनों कमरों का आईना किया। कहीं कुछ अव्यवस्थित नहीं था, हर चीज़ अपनी जगह पर वैसे ही मौजूद थी जैसे कि मैंने अपने पिछले फेरे में छोड़ दी थी। तो मैं मेज के पीछे अपनी एग्जीक्यूटिव चेयर पर ढेर हो गया और कुर्सी का एक हत्था ठकठकाता हुआ सोचने लगा। एकाएक मेरी निगाह डेड पैड पर पड़ी जो कि पिछले महीने की 28 तारीख से खुला हुआ था। 28 तारीख, वो दिन जबकि वो महरूम सलवार सूट वाली रहस्यमयी रमनी अपनी सहेली की व्यथा कथा के साथ मेरे ऑफिस में आई थी और पैड पर एक टेलीफोन नंबर घसीट कर गई थी। मैंने पैड को अपने करीब किया और उसके खुले पृष्ठ का मुआयना किया। नंबर वहां मौजूद था। पुलिस वाले को वर्का फाड़ के ले गए होते तो और बात थी, वरना जाना कहाँ था। मैंने नंबर पढ़ा, 12373343। नंबर से पहले 8 और उसके बाद डैश लगा पाकर मेरा माथा ठनका। वो नंबर निश्चय ही बॉर्डर से पार किसी एक्सचेंज का था। बॉर्डर से पार?
जहाँ की नई बसी सिद्धार्थ कॉलोनी थी, जहाँ की एक नौजवान लड़की का कत्ल हुआ था। क्या वो नंबर उस इमारत का मौका वारदात का हो सकता था? लेकिन मकतूला वो लड़की तो नहीं थी जो कि मेरे पास आई थी। उसकी सहेली, यानी कि सहेली वाली बात जो कि मुझे फर्जी कहानी लग रही थी, सच थी। और ये सच था कि उसकी जान को खतरा था। मैंने फोन अपनी तरफ घसीटा और उस पर वो नंबर डायल किया। तत्काल घंटी बजने लगी, लेकिन फोन न उठाया गया। मैंने वही क्रिया फिर दोहराई तो फिर भी वो ही नतीजा सामने आया। अब कैसे पता लगे कि वो नंबर मौका वारदात पर लगे टेलीफोन का था या नहीं? एकाएक मुझे उस बात की फौरी तस्दीक बहुत अहम लगने लगी। मैंने उसी घड़ी सिद्धार्थ कॉलोनी का फेरा लगाकर आने का फैसला कर लिया। सिद्धार्थ कॉलोनी के तनहा मकान के इर्द गिर्द मुझे मरघट का सन्नाटा मिला। मैंने कार मकान से थोड़ा परे सड़क पर रोकी और पैदल उसकी तरफ बढ़ा। खामोशी से बाहरी फाटक ठेलकर मैं भीतर दाखिल हुआ और सामने बरामदे में पहुंचा। अंधेरे में ही मैंने इमारत के बंद प्रवेश द्वार का मुआयना किया। दरवाजे में बिल्ट इन लॉक फिट था, जिसे कि हैंडल घुमाकर दरवाजे को धक्का देने पर मैंने बंद पाया, लेकिन वो बंद ताला में बड़े आराम से खोल सकता था। मेरे दोस्त मलकानी से, जो कि पहाड़गंज में एक होटल चलाता था, मुझे एक ऐसी मास्टर की हासिल थी जो कि वैसे तमाम के तमाम नहीं तो 3/4 ताले तो खोल ही सकती थी। क्या मैं वो चाबी आजमाऊं? मैंने अपने आप से सवाल किया। क्या हरज था? भीतर जाकर टेलीफोन पर एक निगाही तो डालनी थी और फिर बाहर आकर ताला बदस्तूर बंद कर देना था। चुटकियों का काम था। मैंने सतर्क निगाह दूर दूर तक खाली पड़ी सड़क की दोनों दिशाओं में डाली और फिर जेब से चाबी निकालकर ताले में लगाई। थोड़ी सी कोशिश से ही ताला खुल गया। दरवाजा धकेलकर मैंने भीतर के घुप अंधेरे में कदम रखा। मैंने अपने पीछे हौले से दरवाजा बंद किया, जेब से सिगरेट लाइटर निकालकर उसे जलाया और फिर उसकी मध्यम सी रोशनी में पिछले कमरे की ओर बढ़ा। पिछले कमरे में एक पलंग के पहलू में एक साइड टेबल पर टेलीफोन पड़ा था। मैं उसके करीब पहुंचा। मैंने उस पर लाइटर की रोशनी डाली और नंबर पढ़ने के लिए उस पर झुका। वही नंबर था, 827343। तो क्या वो लड़की भी वहीं? एक खट की आवाज हुई और फिर कमरे में रोशनी फैल गई। मैं चीख कर सीधा हुआ और वापस हुआ। सामने इंस्पेक्टर हेतराम खड़ा था। उसने घूरकर मुझे देखा और बड़े संकेतात्मक ढंग से अपनी वर्दी की बेल्ट के साथ लगे होल्स्टर में रखी रिवॉल्वर के हत्थे को छुआ। मैंने लाइटर बंद कर दिया। मैंने विरोधहीन मुद्रा में खिसाया सा उसके सामने खड़ा रहा। चोर, वो सख्ती से बोला, जिसे शूट कर देने का मुझे पूरा अख्तियार है। मैं चोर नहीं हूँ, आप जानते हैं मैं कौन हूँ। सूरत बाद में देखी। शूट कर देने के बाद, चौधरी साहब, मुझे पूरा यकीन है कि ऐसी गरीब मार आप नहीं करेंगे। मैं आपके पुत्र समान इंस्पेक्टर देवेंद्र यादव का दोस्त हूँ। नाम उछालने खूब जानता है। पहले महासिन का हवाला दिया, अब नाम नया पकड़ लिया। पुलिस वाला दोस्त हो तो चोरी का लाइसेंस मिल जाता है। मैं यहाँ कुछ चुराने नहीं आया था। चुराने लायक यहाँ है ही क्या? ताला तोड़कर घर में घुसा। जवाब देने की जरूरत नहीं है। ये बात मैंने तेरे से पूछी नहीं है, तुझे बताइए। दरवाजा खुला था। मैं खुले स्वर में बोला, उल्लू बनाता है मेरी आंखों के सामने। तूने दरवाजे को चाबी लगाकर खोला था। आपकी आंखों के सामने? और चाबी मैं अभी तेरी जेब से बरामद करूंगा। जनाब, मैं बदहवास लहजे में बोला। क्यों गरीब मार करते हो? गरीब मार? वो हंसा। तू बड़े शहर का चिकना चालाक और गरीब? चौधरी साहब, इस वक्त तो आपके रहमो करम पर ही वो तो तू है बेटा। एकाएक कैसे यहाँ पहुँच गए? एकाएक नहीं पहुँचा, तेरे ही इंतजार में बैठा था जी। जब मेरे आदमी ने मुझे बताया था कि तेरे ऑफिस में डेड पैड पर यहाँ का टेलीफोन नंबर लिखा हुआ था, तो मैं तभी समझ गया था कि उस नंबर की अहमियत की तरफ तेरी तवज्जो तब नहीं जा सकी थी, लेकिन कभी तो जानी ही थी। खास तौर से तब जबकि तुझे खबर लगती कि हरियाणा पुलिस ने तेरे ऑफिस की तलाशी ली थी। तब सबसे पहले तुझे यही सूझना था कि वो नंबर मेरे थाने के इलाके का हो सकता था। नंबर से जवाब न मिलने पर तूने तस्दीक के लिए यहाँ दौड़कर आना ही था। सो तू आ गया। उसने फिर मुझे घूरा और फंस गया। खता माफ कर दो चौधरी साहब, मैंने कुछ नहीं किया है। जो किया है या जो करने वाला था वह तुम्हारे सामने है। माफ कर दूंगा? हाँ प्लीज, एक शर्त पर माफ कर सकता हूँ। क्या? बिना लाग लपेट के, बिना होशियारी चालाकी दिखाए सारी कहानी अपनी जुबानी बयान कर, शुरू से बिना कोई बात छोड़े, बिना मुझे महासिन जैसे किसी आदमी की धाव दिए। ठीक है, मरता क्या न करता के अंदाज में मैं बोला।
बरामदे कमरे में उसके सामने बैठकर मैंने सविस्तार से किस्सा बयान किया। वो बोला, यानी कि जो लड़की तुम्हारे पास आई थी उस मकतूला से मोनिका आनंद से कोई रिश्ता तुम्हें नहीं सूझा था। तभी सूझा जबकि अभी थोड़ी देर पहले मैंने अपने डेट पैड पर उसके द्वारा लिखा हुआ टेलीफोन नंबर देखा था, जो कि यहाँ का हो सकता था, जो कि अब मुझे मालूम है कि यहीं का है, लेकिन रिश्ता क्या था ये मुझे अभी भी नहीं मालूम। वो दोनों यहाँ इकट्ठी रहती थी, इस बात की तस्दीक हम इधर ही सब्जी भाजी जैसी चीज़ों की फेरी लगाने वालों से और वैसे ही और लोगों से कर चुके हैं। कत्ल वाले रोज से एक दिन पहले तक वो लड़की यहीं थी, लेकिन अब पता नहीं कहाँ चली गई। नाम तो मालूम हुआ होगा उसका? हाँ, आयशा सक्सेना। काम राजेंद्र प्रेस में डायमंड क्लब नाम की एक जगह है जहाँ की वो नाचती गाती है। डायमंड क्लब का मौजूदा मालिक भी अलेक्जेंडर था। पहले उसका मालिक सोनी सावंत नाम का एक उसी जैसा गैंगस्टर था, लेकिन वो मर गया था और उसकी मौत के बाद डायमंड को अलेक्जेंडर ने अपने अधिकार में ले लिया था। लिहाजा मौजूदा केस में बहुत जगह सिकंदर दादा के पांव फैले हुए थे। आपने डायमंड क्लब से उसका पता किया? और क्या न करते? सॉरी, हाँ किया पता, लेकिन वो वहाँ से बिना बताए गैर हाजिर थी और उन लोगों को उसका जो इकलौता पता ठिकाना मालूम था वो वही था जहाँ की तुम इस वक्त बैठे हुए हो। यानी कि लड़की गायब है। फिलहाल तो गायब ही है, लेकिन ढूंढ लेंगे, जाएगी कहाँ? बड़े विश्वास के साथ कह रहे हैं चौधरी साहब। हाँ भाई, आपको वारदात की खबर कैसे लगी? कौन सी वारदात की? उसी वारदात की जिसकी इस घड़ी आप तफ्तीश कर रहे हैं, मोनिका आनंद के कत्ल की वारदात की। ये एक तन्हा जगह है, यहाँ तो हफ्ता 10 दिन भी लाश पड़ी रहती, सड़ती रह सकती थी, किसी को खबर न लगती। लेकिन आपको तो जाहिर है कि हाथ के हाथ लगी नहीं। हाँ, कैसे लगी? किसी गुमनाम फोन कॉल से लगी। कॉल ट्रेस करने की कोशिश तो की गई थी। वो होटल राजहंस की लॉबी में लगे एक पब्लिक टेलीफोन से की गई थी और फोन करने वाले की तरफ से किसी की तवज्जो नहीं गई। कॉल की आमद का वक्त करीब 8:30 का। एग्जैक्ट पूछे तो 8:34 का। आनंद फानन मौका वारदात पर पहुंचे होंगे। और क्या पहले सिनेमा देखने में चला जाता? सॉरी, ठीक 8:45 बजे मैं यहाँ था। यहाँ की तलाशी में क्या मिला? क्या मिलना था भाई? कुछ मिला हो तो बताइए। क्या किसी खास चीज़ पर ध्यान है तुम्हारा? है तो सही, नाम लो उस चीज़ का चौधरी साहब। वो एक बेशकीमती आइटम है जिसकी बाबत किसी का ये भी रोशन ख्याल है कि पुलिस उसकी बरामदी दिखाने की जगह उसे खुद ही हजम कर गई होगी। पहलिया ना बुझा छोरे, वह सख्ती से बोला। नाम ले उस आइटम का। तब तक मुझे तजुर्बा हो चुका था कि तू तकार की जुबान उसके बदले मिजाज का सिग्नल होता था। लिहाजा फौरन मैंने उसे 9 लाख हार की बाबत बताया तो अनिच्छा से ये भी बताया कि महासिंह का साहबजादा जान पे अलेक्जेंडर का 20 लाख रुपए का कर्जाई था, जिसकी एवज में उसने उसे वो हार सौंपने की पेशकश की थी, लेकिन सौंपा नहीं था। और अब उस हार की तलाश बजरिया सुधीर कोहली अलेक्जेंडर को भी थी। हार का? वो मुझे घूरता हुआ बोला। यह क्या मतलब? कोई मतलब नहीं, ऐसे ही नहीं पूछा। उल्लू मत बना मेरे को महासिंह के चर्चे छोरे के मरने वाले से ताल्लुकात की खबर है। कैसे खबर है? जिस किसी ने कत्ल की बाबत गुमनाम टेलीफोन कॉल की थी उसने शरद चौहान का भी नाम लिया था और उस 9 लाख हार का भी जिक्र किया था। आप तो बहुत कुछ जानते हैं। हाँ, फिर भी स्टेट वालों के खिलाफ कोई कदम नहीं उठा रहे। क्या कदम उठाएं? जिस पर कातिल होने का शक है उसने तो खुदकुशी कर ली बताते हैं। बहरहाल उस हार की वजह से यहाँ के चप्पे की तलाशी मैंने खुद अपने सामने कराई थी। ये नहीं हो सकता कि हार मेरा कोई आदमी खुद हड़प गया हो। कीमती हार था, शायद सब जने मिलकर हड़प लिए हों। सब जनों में मुझे भी शामिल कर रहा है। मेरी ऐसी मजाल कहाँ, लेकिन मैं जरूर ऐसा कुछ तेरे दिमाग में। अब मैं क्या कहूँ? मत ही कह, वरना ऐसा न हो कि मैं तेरी जुबान खींच लूं। मैं खामोश रहा। वो हार यहाँ से बरामद नहीं हुआ था। आप कहते हैं तो नहीं हुआ होगा। भाषा सुधार अपनी, यूं हरामी मत भर के दिखा जैसे कि मेरे पर एहसान कर रहा है। इसे हकीकत जानकर कबूल कर। ठीक है? क्या ठीक है? हार यहाँ से बरामद नहीं हुआ था, लेकिन चौधरी साहब क्या पता हार अभी भी यहीं हो। यानी कि अब तो ये इल्जाम लगा रहा है कि मेरे आदमी ने तलाशी में कोताही बरती थी। अरे नहीं जनाब, लेकिन चौधरी साहब जब तलाशी लेने वाले कई हों तो अक्सर ऐसा हो जाता है कि एक जना सोच लेता है कि फला जगह दूसरे ने टटोल रही है
टटोल ली होगी और यूं कोई न कोई जगह टटोले जाने से रह जाती है। तू एक काम कर, क्या तू खुद तलाशी ले ले यहाँ की। तू तो अकेला है, तेरे साथ तो कोई नहीं है। जैसा तू कहता है कि टीम के साथ हो जाता है, ठीक है। मैंने उत्तर दिया। मैंने सशंक भाव से उसकी तरफ देखा। एकाएक वो उठ खड़ा हुआ और बोला, ताला खोल दिया था तो बंद भी कर ही लेगा। क्या मतलब? मैं बोला, मैं जा रहा हूँ, मैंने ये जगह तेरे हवाले की, जो जी में आए कर, तू भी क्या याद करेगा। आपको मेरे पर इतना एतबार है? एतबार की क्या बात है इसमें? क्या ले जाएगा यहाँ से? कुछ बर्तनों, कुछ फर्नीचर और कुछ जनाना कपड़ों के अलावा यहाँ कुछ नहीं रखा, और वह तुझे मिल जाए तो तेरा। इतना यकीन है आपको अपनी तलाशी पर? हाँ, इसके अलावा एक बात और भी है, मेरे पास ऐसे किसी हार की रिपोर्ट दर्ज नहीं है, इसलिए वो बराबर नहीं भी होता तो मुझे क्या फर्क पड़ता। वो हार कत्ल के इस मौजूदा केस की ही एक कड़ी हो सकता है। जब मिलेगा तो कड़ी जोड़ लेंगे, अभी से हाय हाय किस लिए? ये भी ठीक है, मैं चला, तू मजे कर और अपनी मनमानी कर। यहाँ तो सच में ही मुझे पीछे अकेला छोड़कर वहाँ से रुखसत हो गया। फिर मैंने भी सच में ही पूरी बारीकी से वहाँ का एक एक कोना खुदरा टटोलना शुरू कर दिया। निराशा ही हाथ लगी, हार वहाँ नहीं था, ना हार ना कोई दूसरी ऐसी चीज जो कि मेरी दिलचस्पी का बायस बन सकती। मैं वहाँ से रुखसत होने ही वाला था कि एकाएक फोन की घंटी बज उठी। रात के स्तब्ध वातावरण में घंटी की आवाज मेरी वतना से यूं टकराई, मेरी चेतना से यूं टकराई जैसे किसी ने पत्थर फेंक कर मारा हो। मैंने हिचकिचाते हुए फोन उठाकर कान से लगा लिया। हेलो, एक तीखी आवाज आई, 273343। यस, मैं बोला। जयपुर से ट्रंक कॉल है, बात कीजिए। मैं समझ गया कि वो ट्रंक ऑपरेटर की आवाज़ थी। फिर एक खट की आवाज़ हुई और फिर नई जनाना आवाज़ मेरे कान में पड़ी, आयशा। मैं खामोश रहा। आयशा, सुन रही हो? अरे लाइन पर ऐसा ही हो ना? आप कौन? मैं सतर्क स्वर में बोला। कोई उत्तर न मिला, लेकिन लाइन भी नहीं कटी थी, क्योंकि मुझे किसी के सांस लेने की आवाज़ साफ आ रही थी। कौन बोल रही हैं? मैंने फिर सवाल किया। लाइन कट गई। मुझे डायल टोन सुनाई देने लगा। मैंने जोर से फोन का पलंजर खटखटाया। हेलो हेलो। तत्काल ऑपरेटर लाइन पर आई। बात हो गई जयपुर से? नहीं हुई, मैं बोला। बीच में कट गई। मेरे फोन में एसटीडी की सुविधा है। अगर आप मुझे कॉल बुक कराने वाली पार्टी का फोन नंबर बता दे तो मैं वापस डायल कर लूँगा, 262491। थैंक यू। मैंने रिसीवर वापस रख दिया। सुबह 10 बजे मैं अपने ऑफिस पहुंचा। रजनी मुझे देखकर बहुत हैरान हुई। गाड़ी छूट गई? वो बोली। गाड़ी छूट गई? मैं सकपकाया। कौन सी गाड़ी छूट गई? जिस पर आप लंबे सफर के लिए रवाना होने वाले थे, 2 से 4 हफ्ते के लिए। परसों ऐसा ही तो कुछ बोला था आपने। वो गाड़ी कैसे छूट सकती थी? मैं शान से बोला। उस सफर में मेरी हैसियत रेलवे के दामाद जैसी थी। तो क्या हुआ? तेरे बिना दिल न लगा, ऐसा बताया तेरी याद ने की, ऐसा सताया तेरी याद ने कि रास्ते से लौट आया। तेज बुखार भी ऐसे ही सताता है। तू तेज बुखार है? हाँ, डेंगू। पाँव पटकता मैं अपने ऑफिस में दाखिल हुआ और कुर्सी पर ढेर हो गया। रजनी मेरे पीछे पीछे ही वहाँ पहुँच गई। अब क्या है? मैं गुनगुनाया। कल शाम जब मैं छुट्टी करके जाने की तैयारी कर रही थी तो यहाँ पुलिस पहुँच गई थी, और मेरे लाख मना करने पर भी वो यहाँ ताक झाँक करने से बाज नहीं आई। जानकर खुशी हुई कि तेरे मना करने से मैं ही मना होता हूँ, दुनिया नहीं होती। वो हरियाणा पुलिस के लोग थे। मैंने हर घड़ी उन पर निगाह रखी थी, इसलिए मेरी गारंटी है कि वो यहाँ से कुछ उठा के नहीं ले गए थे। मुझे मालूम है। कैसे मालूम है? वो हैरानी से बोली। आप तो अभी बस आप ही हैं ऑफिस में। एक ही तो चीज थी उठा ले जाने लायक इस ऑफिस में, और वो मेरे सामने मौजूद है। आपका इशारा मेरी तरफ है? मैं इशारे नहीं करता, इशारे करना सोहदों का काम होता है, जो कि आप नहीं हैं। तुझे नहीं पता? आप अपने आप में नित नई क्वालिफिकेशन पैदा करते जाएंगे तो उनका ट्रैक रखना मुश्किल तो होता ही है मेरे लिए। अब शस्त्रार्थ बंद कर। शस्त्रार्थ में मैं नहीं जीता सकता तेरे से। वो होंठ दबाकर हंसी। तलाशी की खबर? मैं नम्र स्वर में बोला। मुझे कल रात इंस्पेक्टर यादव से लग गई थी। मैं तभी यहाँ आकर इस बात की तस्दीक भी कर गया था कि यहाँ से कोई चीज़ गायब नहीं थी। ओह, तभी मेरी इतनी धुपाका खबर ने आपको हैरान नहीं किया? हाँ, अब मुझे काफ़ी पिला। मैं अभी मंगाती हूँ आपके लिए। मंगा नहीं कहा, पिला कहा है।
अपने एम्प्लॉयर की इंस्ट्रक्शन ठीक से फॉलो करना सीख। कैसे पिलाऊं? प्याला आपके मुंह से लगाऊं? नहीं, दरवाजे के पास रख देना और मुझे एक लंबी नलकी पकड़ा देना, मैं सुलझ लूँगा। वो फिर हंसी। काफ़ी का इंतजाम कर और यहाँ मेरे पास आके बैठ, मुझे काम है तेरे से। वो सहमति में सिर हिलाती चली गई। मैंने टेलीफोन अपनी तरफ घसीटा और उस पर जयपुर का नंबर डायल किया। तत्काल घंटी बजने लगी, लेकिन फ़ोन न उठाया गया। ऐसा ही पिछली रात को भी हुआ था। सिद्धार्थ कॉलोनी से घर लौटने पर भी मैंने कई बार वो नंबर ट्राई किया, लेकिन जवाब नहीं मिला था। क्या वो फ़ोन पिछली रात की टेलीफोन कॉल के बाद एकाएक बिगड़ गया था? हो सकता था। टेलीफोन का क्या पता लगता था? पलक झपकते बिगड़ सकता था।